नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। 2 राज्यों के चुनावों के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला करके विपक्ष को हैरान कर दिया है। आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 2003 तक देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, जिसमें कर्मचारी खुश बताए जाते थे। लेकिन बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2024 से न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा कर्मचारियों को मिल जाता था और आजीवन पेंशन देने सरकार बच जाती थी। नए कर्मचारियों ने इसका लगातार विरोध किया है और इसी साल मार्च महीने में सरकार ने डॉक्टर सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, जिसने पूरी दुनिया की पेंशन स्कीम का अध्ययन करने का दावा किया। बजट में इसको लागू करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कैबिनेट ने शनिवार को जाकर इसे मंजूरी दी है, यानी चुनाव के बाद। अब ये यूपीएस अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा पूरी जिंदगी। साथ ही इस स्कीम में कई दूसरे फायदे भी हैं। इसमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्शन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त पेमेंट भी शामिल है। यानी पुरानी ओल्ड स्कीम में जो फायदे थे सब हैं। लेकिन विपक्ष ने सरकार के ऐलान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला ऐतराज तो चुनाव आचार संहिता तोड़ने का ही है। दूसरा सवाल यह है, क्या वाकई यूपीए जो नई न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी की सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर स्कीम बताया। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा पैसा। साबित हो गई कि देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो कह रहे थे वो सही था। विपक्षी दल जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे और केंद्र सरकार झूठे अहंकार के अंदर सारे के सारे केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दबा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया, जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का, उसको तोड़ा। उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। 30 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर, तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। चंपाई सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा, आने वाले समय में दलितों और आदिवासियों के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए, मजबूती दें। देखिए, कहीं भी आवे, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी।
तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। तेजस्वी ने कहा राहुल गांधी जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पर गृह मंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना, उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू हो। तो देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने जो ऐलान किया है उससे कर्मचारी कितने खुश हैं या नहीं हैं, इस पर कितनी सियासत हो रही है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू की जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने से इनकार कर दिया था। यह फैसला उस समय सभी सियासी दलों ने मिलकर लिया था और यूपीए की सरकार जिसमें कांग्रेस की अगुवाई थी उसने लगातार 10 साल इसे लागू किया, लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो कांग्रेस भी इसका विरोध करने लग गई कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम सही थी। न्यू पेंशन स्कीम में जो उस समय जो दलील दी गई थी और कहा गया था इस समय शेयर मार्केट में बड़ा फायदा होता है, कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपना पैसा अगर शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो जितनी उसको पेंशन मिलती है उससे ज्यादा लाभ उसको बाजार से हो सकता है। लेकिन चूंकि हर कर्मचारी इतना स्मार्ट होता नहीं है बाजार को लेकर, इसलिए ये तय नहीं है कि वो फायदा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। इसलिए लगातार मांग की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें एक तय रकम जो है वो मिलती है हर महीने आजीवन, उसको लागू किया जाए। 2023 के अप्रैल मार्च महीने में मोदी सरकार ने सोमनाथन कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 1 साल अपना अध्ययन किया, सारे कर्मचारी संगठनों से बात की, पूरी दुनिया की पेंशन स्कीम का अध्ययन किया और उसके बाद एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी है। इस रिपोर्ट पर सरकार को इस बजट में ऐलान करना था, ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार ने यहीं पर दांव खेल दिया। उसने बजट में ऐलान नहीं किया और इंतजार किया चुनाव होने तक का। चुनावों का ऐलान होते ही मोदी सरकार ने कल के दिन यानी 24 अगस्त को यूपीएस का ऐलान करके कर्मचारियों को खुश करने का काम किया है। अब कर्मचारी खुश हुए या नहीं ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन यह भी तर्क है कि हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो क्या केंद्र सरकार अपना काम रोक दे? तो काम तो चलता रहेगा। अभी इन 2 राज्यों में चुनाव है, कुछ दिनों बाद हरियाणा, कुछ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं,
तो ऐसे में फैसले कितने समय तक रोके जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत तपोष जी आपका। अनूप वर्मा जी है, नेता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत अनूप जी। विजय दुबे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर मिश्रा जी, अध्यक्ष एसोसिएशन कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। सबसे पहले अनूप वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार की यूपीएस स्कीम, बहुत बड़ा ऐलान, लेकिन चुनाव के समय आप लोग लगातार इसको आचार संहिता से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? देखिए नवीन जी, ये जो सरकार की घोषणा है केवल कर्मचारियों को गुमराह करने की घोषणा है। इस तरीके के ये प्रयोग कर रही हैं, कहीं एनपीएस के रूप में, कहीं एनपीएस में। बिल्कुल, अगर सरकार को कर्मचारियों के हित से इतना ही चिंतित थी है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही क्यों नहीं लागू कर रही है, जबकि ये बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। अपने आंकड़ों में बताते हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तो आखिर कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। जहां तक कर्मचारियों ने पूरे देश में आंदोलन किया, इसके लिए पूरे देश में सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे वो राज्य सरकारों के हो, काफी आंदोलनरत रहे। उसके बावजूद सरकार ने उनके सुनने की कोई भी ध्यान नहीं दिया। देखिए अनूप वर्मा साहब, ये जो एनपीएस है, आपने भी 10 साल सरकार चलाई यूपीए की, आपने भी नहीं बदली, आपको भी अच्छी लगी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है जाते जाते कर्मचारियों को तोहफा दे गए थे ये कि एनपीएस ले लीजिए, आप ओपीएस से बाहर हो जाइए, पैसा लीजिए और इन्वेस्टमेंट करिए और उसका फायदा उठाइए एक साथ। उससे बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक साथ पैसा मिल जाएगा, लेकिन बाद में जो है पता लगा कि उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो सरकार कर्मचारी तो विरोध कर रहे थे। आपने 10 साल कुछ नहीं किया, जब मोदी सरकार आई तो कम से कम उन्होंने कुछ किया तो अब आपको ऐतराज क्यों होना चाहिए? ऐतराज क्या, ऐतराज नहीं, कर्मचारियों के हित को अगर ध्यान में रखना तो ओपीएस लागू करना चाहिए। हम लोगों ने ओपीएस का समर्थन किया और ओपीएस अभी हम लोगों ने राज्य हिमाचल में लागू कर दी। जहां जहां हमारी राज्य सरकारें बनती जा रही वहां हम लोगों ने ओपीएस लागू की। तो जो है ये ओपीएस से कभी भी कांग्रेस पार्टी, ये एक अमेंडमेंट था जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत 2004 में इन्होंने चेंज किया। किन्हीं कारणों से हो सकता है डिले हो गया, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है ओपीएस के लिए ही मतलब कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ओपीएस की पक्षधर रही है। और जो काम मान लिए किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया तो अब ये कर देना चाहिए। अभी करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ओपीएस में और यूपीएस में ज्यादा अंतर तो कुछ है नहीं, बल्कि कई सारे प्रावधान जो है यूपीएस से बढ़ाए गए हैं। 18.5% सरकार दे रही है। देखिए ऐसा है, एनपीएस से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तब आप देख रहे हैं। अगर आप ओपीएस से कंपैरिजन करें तो क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप बेसिक सैलरी का देंगे, उसके ऊपर भी जो अलाउंसेस वगैरह मिलने हैं वो भी कम मिलेंगे, उसकी भी कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है। इसमें हर 6 महीने पे ओपीएस में जो है पेंशन में मतलब हर 6 महीने के बाद डीए जुड़ता है। इसमें 1 साल बाद उसके ऊपर महंगाई के ऊपर विचार किया जाएगा, जैसा एक मतलब कोई क्लियर कट ओपिनियन ना देके। ठीक है अनूप वर्मा जी, फिर आता हूँ आपके पास, दोबारा फिर आता हूँ। तपोष पाल जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। तपोष पाल जी ये कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग केवल जो है कर्मचारियों को शिगुफा छोड़ रहे हैं, ओपीएस क्यों नहीं लेके आ गए, नाम बदल के आप लोग जो है वो कर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए 2004 में 4 के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई थी, 10 साल तक इनकी सरकार थी, ये क्यों नहीं लागू कर दिए जो इनको चाहिए था, जो आज वो डिमांड कर रहे हैं? इन्होंने कभी ना तो कोई संशोधन किया, इनको बेसिकली सरकार चलाना ही नहीं था। अनूप वर्मा जी फिर आऊंगा कांग्रेस के साथ। ये वक्त बोर्ड जैसे संस्था बना के बैठे हुए थे, तो इनसे क्या आप बात करेंगे? इनके पास ना नीति है ना रीति है, इनके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं है कि देश को कैसे चलाना है। अगर उनको ओपीएस लागू करना था तो अटल पेंशन योजना थी और उसके बाद एनपीएस था, वो उसको हटा के ओपीएस लागू कर देते। आज वो ओपीएस चिल्ला रहे हैं। खैर जो भी है, अब जो हमसे बन पड़ा वो हम कर रहे हैं, और जो इस समय मौजूदा स्थिति को देखते हुए करना है उसको हम कर रहे हैं।
और हमने इसमें जो आज अश्विनी वैष्णव जी ने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने ये बताया कि जो डिमांड थी कि 2004 से जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो एक डिमांड थी उसके आधार पर इसके 5 पिलर हैं यूपीएस के, और उसके आधार पर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक तो ये है कि एश्योर्ड अमाउंट चाहिए, ये सभी कर्मचारियों की डिमांड थी। तो 50% एश्योर्ड अमाउंट 25 साल की सेवा करने के बाद ये मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा ये था कि एश्योर्ड अमाउंट फैमिली पेंशन के रूप में, अगर कैजुअलिटी हो जाती है, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वो सेवा में ही है उस समय, तो 60% राशि इमीडिएटली उनके पत्नी या जो भी नॉमिनीज हैं उनको चला जाएगा, और उसके बाद बाकी पेंशन की पॉलिसीज को प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 10,000 रुपए की पेंशन ये फिक्स्ड है, ये भी एश्योर्ड अमाउंट है। और चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी आप अपने स्टार्टिंग में बता रहे थे कि एक पैसा आ जाता है और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या है, तो चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन विद द इंडेक्स पॉइंट। किस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है और उसको इंडेक्स के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, वो है। और पांचवा ये है कि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत ही बड़ी राहत है। 23 लाख कर्मचारियों को तो सीधा सीधा फायदा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा इसके रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनूप वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अनूप वर्मा जी। देखिए, ऐसा है कि सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारियों की जेब पे कहीं ना कहीं सरकार देना ही नहीं चाहती है, एम्प्लॉयमेंट नया नहीं क्रिएट कर पा रही है। और जो ओपीएस वाली डिमांड है, तो ओपीएस को ही लागू करना चाहिए। जब आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आखिर ओपीएस पे क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? ठीक है, मैं अभी लौटता हूं आपके पास। पूरा तथ्यों के साथ बताइए, तथ्यों के साथ ओपीएस को ही इंप्लीमेंट किया है, आप तथ्यों के साथ बताइए। इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो पुराना हुआ है ना। देखिए, और दूसरा जो है, जो इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करने वाली स्कीम है। केवल इसको मतलब ये चुनावी जुमला देने का जरूर कार्य कर रही है। मतलब एनपीएस को चेंज करके आपने यूपीएस का नाम दे दिया, लेकिन नया लेवल लगा दिया। ओवरऑल जो कर्मचारियों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आगे आने वाले टाइम पे महंगाई की रिक्वायरमेंट है, आप बेसिक सैलरी पे दे रहे हो। महंगाई की तो जोड़ा गया है ना, जो बेसिक पॉइंट है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स किया लास्ट गया है। टर्म सैलरी पे क्यों नहीं दिया जा रहा? जो पेंशन का फिक्सेशन है, लास्ट टर्म सैलरी पे दिया जाएगा ना, जो उसकी लास्ट 25 साल की जैसे आपकी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ईयर की पूरी एवरेज सैलरी, उसके बाद उसके ऊपर क्यों नहीं? 25 साल आज आप ये कह रहे हैं, आज आप अपने आप उसके आधार पर भारतीय पेंशन जनता डिसाइड पार्टी किया की जाएगा, 2004 की सरकार, 50% दिया जाएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए, ठीक है तपस भाई, ठीक है वर्मा जी, ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। ठीक है, हमारे साथ हरिशरण मिश्रा जी हैं, हम कर्मचारी नेता हैं। मिश्रा जी से सुन लेते हैं, कर्मचारियों का पक्ष क्या है। थपथपाना चाह रहे हैं वर्मा जी ठीक है, वर्मा जी ठीक है, आपकी बात आ गई। वर्मा जी आप ही बोलते रहेंगे क्या? वर्मा जी, अनूप वर्मा साहब आप ही बोलते रहेंगे क्या? बाकी लोग भी है ना, कर्मचारी नेता हैं मिश्रा जी, उनकी बात सुन लीजिए। हरिशरण जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। क्या कर्मचारी संगठन जो है इस यूपीएस स्कीम से खुश हैं? जो स्थितियां थी पहले की, अनिश्चितता की स्थिति थी और भविष्य बिल्कुल अंधकार था पेंशन के संबंध में, वो काफी इससे निराकरण हुआ है। जहां तक ये 50% की हमारे बीएमएस भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध संगठनों की जंतर मंतर पे जो रैली हुई थी, और इस संबंध में वित्त मंत्री जी महोदय से बात हुई थी, महोदया जी से, तो ये इनसे ये बात की गई थी और ये अनुरोध किया गया कि 50% कम से कम रिटायरमेंट के समय का जो मूल वेतन है और डीए, ये इतना लाभ मिलना ही चाहिए, इससे कम। और ये सरकार सुनिश्चित करे कि जो मार्केट, शेयर मार्केट के माध्यम से जो हो रहा है, इससे नुकसान हो जाता है शेयर, कहीं कुछ जो पहले भी थी, वो सुनिश्चित करे कि शेयर मार्केट से लाभ हानि का कोई न रखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। 50% और डीए, ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है और एम्प्लॉइज इससे काफी, और कुछ चीजें अभी इसमें थोड़ा है अभी, जैसे हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो 10% है, जो 18.5, 14 का 18.5 कर दिया है, इससे भी ये हमारा पहले नहीं था, ये हमारा जो 10% देने की अभी भी है, इस पे भी कुछ रिलैक्स किया जाए।
या खत्म किया जाए या कुछ और कम किया जाए। कर्मचारी का जो हिस्सा 10% है वो हटा दिया जाए, सरकार पूरा हिस्सा अपनी तरफ से दे, ये चाहते हैं आप? अपनी तरफ से दे। और एक चीज और है, अभी एक सुनिश्चित नहीं इसमें हुआ कि जो रिटायर्ड जैसे एम्प्लॉइज होता है उसके बाद जब 80 साल, अभी तक ये व्यवस्था थी कि जब 80 साल की एज हो जाता है सेवन ईयर्स एम्प्लॉइज, 80 साल, फिर 85 साल, फिर 90 साल, फिर 100 साल जब एज हो जाती है तो उसको एक मुश्त लाभ होता था, इसका कुछ था वर्गीकरण। लेकिन इसमें अभी कुछ बताया नहीं गया है, इन सब चीजों में भी कंफ्यूजन है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ये पूरी स्थिति जब साफ होगी, जब ये जारी करें तो मिश्रा जी यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ओपीएस ज्यादा अच्छी है, सरकार को जो है ये नई पैकिंग करने के बजाय सीधे सीधे ओपीएस लागू कर देनी चाहिए। क्या आप कांग्रेस की इस मांग से सहमत हैं? नहीं, ओपीएस तो इसलिए ठीक थी, पहले जो भी है इस चीज को मानते कि 100% एम्प्लॉइज गवर्नमेंट देती थी, हमें 10% नहीं देना पड़ता था। आज की डेट में 10% हमको देना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ने भी तो अपना शेयर बढ़ाया है ना, तो फायदा कर्मचारी को तो होगा ही ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो पूरा 100% पुरानी पेंशन में था, आज की डेट में 10% हमें देना पड़ रहा है, इसलिए लोग उसको अभी भी थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान ये कांग्रेस सरकार में ही तो लागू हुआ था, और प्रदेश में जो आज पार्टियां, जो सरकारें या जो अन्य पार्टियां डिमांड कर रही हैं पुरानी पेंशन की, वो बहुत सी कहने वाली बात नहीं है। हम ज्यादा इस चक्कर में राजनीतिक नहीं, हम लोग इम्प्लाई संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। तो बहुत सी सरकारें वही थी, उसी समय की सरकारें थी और उन्होंने ही लागू सब किया था। ये तो बीएमएस का और उससे संबद्ध संगठनों का जो इतना दबाव बना, ये पहली बार जंतर मंतर पे होने के बाद 3-4 बजे बैठक हुई थी, हम लोगों को उसमें सहमति बनी थी। तो ये तो बीएमएस के दबाव में सब हुआ। तो एक तरह से मानते हैं कर्मचारियों की जीत हुई है? अरे काफी जीत हुई है। ये आप बताइए, जो 77,000 78,000 रिटायर हो रहा था आदमी, उसको 12,000 14,000 पेंशन मिल रही थी। 1200 1300 1400 1500 ये पेंशन निर्धारित हो रही थी आज की डेट में, और 77,000 80,000 90,000 पे रिटायर हो रहा था। और उसकी जो अब जो भी स्थितियां थी, तो बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति थी। 1200 में 1300 में 1400 की पेंशन क्या करेगा लेकर उसका? अब तो कम से 50% रिटायर होने के बाद जो उसका मूल वेतन है उसका और डीए, ये पूरी दोनों चीजें मिलेगी। एक अच्छा अमाउंट है, पुरानी पेंशन से कम नहीं अमाउंट है। लेकिन आप मानते हैं कि जो आखिरी जो वेतन है उस पर होना चाहिए था, जबकि एवरेज निकाला जा रहा है पूरे साल का? हाँ एवरेज, ये थोड़ा इसका यही सब कंफ्यूजन है अभी, थोड़ा बहुत जो नाराजगी है हम लोगों की, कि जो लास्ट में जिस दिन आदमी रिटायर हो उसका 50% होना चाहिए। ठीक है, करते चलते इसमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं देश के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे, पेंशन स्कीम के बारे में, जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो 2004 के बाद खत्म कर दी गई थी। उस समय की वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसमें होता यह था कि कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होता था तो उसका अधिकांश पैसा जो है उसी समय उसको दे दिया जाता था और सरकार पेंशन की लायबिलिटी से बच जाती थी। उसको कहा जाता था अपना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और जो मार्केट की जो उसमें से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन बदलते दौर के साथ देखा गया कि कर्मचारियों को उसका ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कर्मचारी उतना समझदार नहीं होता था और आर्थिक जो नियम है बहुत निर्मम होते हैं। आप सभी जानते हैं बाजार में जितनी स्कीम है वो सब एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीमें होती हैं। जो बहुत समझदार होते हैं वही लोग फ़ायदा उठा पाते हैं। तो लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे देखिए ये जो एनपीएस है ये ख़त्म की जाए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम लगातार चली आ रही थी उसमें होता क्या था कि जब कर्मचारी रिटायर होता था उसके आखिरी जो वेतन होता था उसका आधा उसको उस समय पेंशन के तौर पर मिलता था। तो इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। मोदी सरकार ने पिछले साल 2023 में एक कमेटी का गठन किया था। डॉक्टर सोमनाथन, उन्होंने पूरी दुनिया की जो पेंशन स्कीम उनका अध्ययन करने का दावा किया है नहीं कि अलग बात है, दावा किया हमने किया
और कर्मचारी संगठनों से बात की और उसको सरकार को रिपोर्ट पेश की। सरकार ने रिपोर्ट पास कर दी है और कैबिनेट ने कल इसको मंजूरी दी है। हालांकि माना जा रहा था बजट में ये मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने डिले किया, चुनावों का इंतजार किया और जब चुनाव का ऐलान हो गया उसके बाद ये निशाना साधा। और विपक्ष लगातार कह रहा है आचार संहिता का उल्लंघन किया है और ये भी कह रहा है यूपीएस उतनी अच्छी नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। लगातार कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और बहुत सारे मेहमान उनके पास चलते हैं और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, अनूप वर्मा साहब हैं, नेता कांग्रेस के, विजय दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हर्षला मिश्रा जी हैं, कर्मचारी नेता। विजय दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पेंशन स्कीम के बारे में क्या है, अच्छा है, क्या बुरा है? सियासी दल बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कर्मचारी नेता जो है मिश्रा जी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपसे सियासी बात करूंगा। जिस तरह से लगातार सरकार फैसला ले रही है, आपको याद होगा मोदी जी लगातार इन चुनावों से पहले कहते थे फ्री बीज नहीं चाहिए, फ्री बीज से देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक जो है बहुत दबाव है सरकार के ऊपर, लगातार ये कहा जा रहा था। लेकिन पिछले सरकार बनने के बाद जो सीटें कम हुई बीजेपी की, आप देख रहे लगातार ऐसी स्कीम लागू हो रही है जिसमें सरकार खजाना एक तरह से खोल रही है। आपको लगता है इन फैसलों से सरकार दबाव में है? जिस तरह से फैसले वापस लिए जा रहे हैं, ये कर्मचारियों के भले जीत भी हो, लेकिन सरकार का जो नजरिया है वो दिखाता है कि सियासी तौर पर वो दबाव में है। क्या लगता है आपको? नवीन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के पास चूंकि बहुमत नहीं है, इसलिए जिन पार्टियों का वो सपोर्ट ले रही है और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, दोनों की बात की जाए, उसमें सरकार को कई बिल जो हैं अभी जेपी को सौंपने पड़े, चाहे वो वक्फ की बोर्ड वक्फ वाले बिल की बात कर ली जाए या अन्य चीजों, तो कहीं ना कहीं सरकार अभी जो पिछली मोदी सरकार थी उससे कमजोर नजर आती है अपने निर्णयों में। क्योंकि जो राजनीतिक निर्णय हैं वो जिस मजबूती के साथ वो सामने आने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें सरकार जो है वो बोल्ड नहीं दिख रही है। वो बोल्डनेस जो डिसीजन में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि हमारी जो कार्रवाई है, हम इसको अगर विरोध होगा, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं वो मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिन स्कीम्स का विरोध हो रहा है उसको सरकार जो है स्पष्ट तौर पे क्लियरली सटल कर रही है ताकि विरोध खत्म हो जाए। जी बोलिए बोलिए। इन चीजों से ये कहना कि साहब वो विरोध खत्म हो गया, विरोध खत्म नहीं होता भाई। ये तो राजनीतिक विरोध है, वो तो जारी रहेगा। लेकिन जो मना स्थिति सरकार की है वो चली ढुलमुल जो नजर आती है, वो कहीं ना कहीं ये बात अपने निर्णयों से दिखा रही है कि भाई हम उन चीजों को सामने लेके आ रहे थे, वो डिसीजन हमको अगर होल्ड करने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम होल्ड कर देंगे। ये असल में जो सरकार का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं लोगों में जो संदेश दे रहा है वो कुछ ऐसा ही देता है कि राजनीतिक तौर पे सरकार की मजबूरियां हैं लगता है जैसे कुछ, और वो उन मजबूरियों के तहत इन अपने निर्णयों में कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही है। ये पेश करने के बाद की स्थितियां अगर विलोप बनती है कि भाई सरकार इस बात के लिए तैयार हो जाएगी, भाई ठीक है इसको जेपीसी को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब और लोग चर्चा के बाद बातें आएंगी तब हम इसको दोबारा से संशोधन कर लेंगे और इस बिल को पास कराएंगे लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, और ये देखिए जो पेंशन स्कीम कल घोषित की गई है वो जैसे कि चर्चा भी हो रही थी, कोई बजट में ऐसा कुछ माना जा रहा था कि आएगा, लेकिन जब चुनावों की घोषणा हो गई, 2 राज्यों में चुनाव होने आ रहे हैं, तो 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी अभी पाइपलाइन में घोषणा होनी है। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है कर्मचारियों की नाराजगी को दूर कर और कर्मचारियों की जो नाराजगी उसमें सरकार कुछ बेनिफिट ऐड करके चाहती है कि भाई जो लोगों की शंकाएं कुशंकाएं हैं, जो सरकार के प्रति नाराजगी है वो दूर हो जाए और कम से कम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो खुल करके हमारे समर्थन में खड़े रहे। कहीं न कहीं जिन राज्यों में चुनाव हुए, जैसे अगर लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो राज्य सरकार के माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का वोट सरकार को नहीं मिल पाया है। तो ये कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि सरकार को मजबूर करती हैं कि वो अपने निर्णयों पे अब वो जो पुरानी स्थितियों से उससे बदलाव करे और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है।
बिल्कुल वही मैंने कहा कि सियासी दबाव हटाने के लिए जो जन भावना है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, अगर कहीं ना कहीं उसके साथ आते हैं तो ये उसके लिए एक मुफीद सिचुएशन होगी। भले इन चुनावी राज्यों में कुछ कम लोग होंगे, लेकिन सरकार को लगेगा कि हाँ कोई एक वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है। तपोष पाल जी, ये जो है आप लोग जो यूपीएस के नाम से लेके आए हैं, कह रहे हैं कि भाई आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देते, चूंकि कांग्रेस की स्कीम थी इसलिए आपने उसका पूरा ताना बाना बदला और जो है उसके बाद उसको नए कलेवर में लेके आके कुछ थोड़ी चीजें जोड़ के और लागू कर दिया। अब कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, अब होगा क्या कि कांग्रेस वाले राज्य जो है वो ओपीएस लागू करेंगे, पुरानी स्कीम, और आपके वाले शासित राज्य जो बीजेपी वाले होंगे, जहाँ राज्य की बात कर रहा हूं मैं, वो जो है यूपीएस लागू करेंगे। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा पूरे देश में। देखिए कांग्रेस तो विरोध करेगी, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगी। वो जमाना बदल चुका है, पहले की जीडीपी और अब के जीडीपी में जमीन आसमान का अंतर है, कार्य क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। कांग्रेस तो जो फेसबुक और ट्विटर होता था उसको बैन करने की बातें करती थी कि सोशल मीडिया क्यों चालू किया जा रहा है। बाद में वो जब हमने उसका प्रयोग किया उसके बाद उनको समझ में आया कि भाई ये कितना बड़ा बदलाव है। तो कांग्रेस बदलाव के लिए कभी राजी ही नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि किसका क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। बाकी मैं बता दूं, यूनिफाइड पेंशन प्लान, इसके बेनिफिट्स 7 बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। सभी के लिए एक समान योजना है। पेंशन फंड्स का एकीकरण है। पेंशन फंड का एकीकरण मैं आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार के पेंशन फंड्स हैं जो जिनको कि एक साथ लाया जाएगा, जो कि कई कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसी हुई है और इसमें एक जो कर्मचारी है वो फंसा रहता है। तीसरा पॉइंट, संगठित असंगठित क्षेत्र में लाभ मिलेगा, सरकारी समर्थन रहेगा पेंशन राशि में जिससे कि वृद्धि हो सके, एकीकृत पेंशन खाते हो पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी निर्धारित किया जाएगा कि भविष्य में किस तरीके से योजना, अगर वो कोई बदलाव उसमें करना चाहते हैं तो ये कर्मचारी को दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा प्रयोग किया जाएगा कि अगर वो अपने इस फंड को कहीं से कहीं मूव करना चाहे और उसमें कहीं पे कोई योगदान लाने की आवश्यकता महसूस करें, वो कर सकते हैं। तो ये 7 संभावित और बड़े अच्छे और मॉडिफाइड मॉडर्न जमाने के बेनिफिट्स के साथ इसको इंक्लूड किया गया है। लेकिन तपोष पाल जी, फिर वही बात, सरलता किया गया है। थोड़ा देर कर दिया आपने ना, थोड़ा सा चुनाव बजट के समय ऐलान कर देते, चुनाव का इंतजार क्यों किया आपने? थोड़ा और पहले लोग जान जाते हैं इसको। देखिए, ये तो जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से वो करती है, कब वो रेडी है, कब वो उसकी घोषणाएं करती हैं, तो अब इसमें मैं क्या कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो चीज हुआ है और जो बेनिफिट्स हैं, अनूप वर्मा जी बार बार उंगली दिखा रहे हैं मुझे, मैं एक बार उनके पास जाता हूँ। अनूप वर्मा जी, पूरी बात रखिए, अच्छे से रखिए अपनी बात, ठीक है, रखिए। देखिए, सरलता है, सरलता मतलब विभिन्न, ठीक है तपोष पाल जी, आता हूँ, दोबारा आता हूँ, पहले अनूप वर्मा जी कुछ आपत्तियां सुन लेते हैं। नवीन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आखिर कर्मचारियों को पूरा हक क्यों नहीं मिल रहा है? कर्मचारियों ने जो डिमांड की है वो ओपीएस की है। तो जब सरकार कुछ उनके बारे में सोचना चाह रही है, इतना संवेदनशील है, तो फिर आखिर ओपीएस क्यों नहीं? जहां तक यूपीएस की बात है तो इसमें ओपीएस में पहले पैसा नहीं लिया जाता था कर्मचारी से कंट्रीब्यूशन, इसमें कंट्रीब्यूशन लेने का प्रावधान है। उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट में उसका 50% मिलता था। यहाँ पे बेसिक सैलरी और ड्रॉन सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, उससे पेंशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जो कर्मचारियों को आप चुनावी समय से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रभावित करने का एक कुत्सित जो प्रयास है, उसमें कर्मचारी झांसे में आने वाला नहीं। वर्मा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं, वर्मा जी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई कर्मचारी को फायदा नहीं हुआ, कर्मचारी को फायदा नहीं हो तो खुश नहीं होगा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि लाभ भी उठाने की कोशिश में है। जब वो खुश नहीं होगा तो लाभ क्यों देगा इनको, ये बताइए आप। देखिए ऐसा है कि इन्होंने एनपीएस के मुकाबले कुछ उसको अमेंड किया, लेकिन जब कोई अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हैं तो पूरा क्यों नहीं? आखिर उसमें कहीं ना कहीं एक बैकडोर से कर्मचारी की जेब से निकालने की कोशिश की जा रही है।
कर्मचारी से आप क्यों ले रहे हो? कर्मचारी सरकार के अपना आपके हिस्सा बढ़ा भी तो रही है, 4% कॉर्पस जो साढ़े है, चार 4% 4% करीब बढ़ा भी तो रही है ना जी। सरकार अपना हिस्सा पहले 14.5 से। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बंद कर देती है पेंशन, ठीक है। अब आप कह रहे हो बढ़ा के उसका क्रेडिट लेना। क्रेडिट कुछ नहीं मिलना। कर्मचारी पूरी तरीके से अवेयर है, कर्मचारी सभी शिक्षित होते हैं, कर्मचारी इस बारे में जागरूक है। आने वाला समय चुनाव के बाद आपको बता देगा, चुनाव के बाद बता देगा कि कितने % कर्मचारी आपसे संतुष्ट हुआ। अनूप वर्मा जी हमारे साथ कर्मचारी नेता हरिशरण मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं हम बहुत संतुष्ट हैं, अच्छी चीजें हैं, एक आध चीजें जो थोड़ा गड़बड़ है वो ठीक करवा लेंगे। देखिए ऐसा है, हो सकता है मिश्रा जी या कुछ कर्मचारी वर्ग को ये लग रहा हो कि हाँ साहब, जैसे अभी आपने जो लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले देखा होगा कि पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गए, चुनाव से पहले 2 रुपए कम कर दिए गए, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हाँ राहत मिल रही है चुनाव से पहले, या गैस के दाम कम कर दिए गए। लेकिन उपभोक्ता इस तरीके के झांसे में नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी जेब से ही डाका डाला जा रहा था, मेरी जेब में डाका डाला। उसी तरीके से आज देश का सरकारी कर्मचारी इस बात से अवेयर है। वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर कुछ लोग हो सकता है कि कुछ मतलब जो बीच का रास्ता ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ लोगों को अभी क्षणिक कुछ ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट मोटिवेशन नहीं रहेगा। और कर्मचारी जो अपनी पूरी हक की मांग है, ओपीएस की मांग है, वही उचित है, उसके लिए वो लड़ता रहेगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां हम ओपीएस दे रहे हैं, और आने वाले समय में जहां जहां हमारी सरकारें आती रहेंगी, और जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आएगी, फिर से सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस जो मिलेगा, है ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरे लाभ दिए जाएंगे। क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था ग्रो की बात करते हैं, तो हम आखिर जब हम ग्रो कर रहे हैं, तो फिर कर्मचारियों के जो भविष्य के लिए उन्होंने ओल्ड एज के लिए जो उनका हक है, उसमें से आखिर क्यों कटौती? ओल्ड एज पे बहुत ज्यादा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, कई दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिनके खर्चे भी होते हैं। ओल्ड एज पे मतलब जो उनका हक है, उसमें कहीं ना कहीं पे भी कटौती है यूपीएस के माध्यम से भी, तो कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं होगा। और कर्मचारी जो है, केवल आप देख लीजिएगा, पूछ लेते हैं वर्मा जी हमारे साथ, मिश्रा जी पूछ लेते हैं। मिश्रा साहब, जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस नेता ने, आप लोग उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जब कांग्रेस की आएगी तो उसको बदल देगी, कह रहे हैं हम ओपीएस लागू करेंगे, इसको मानेंगे नहीं, आप किस में जाएंगे? तो अच्छी बात, अगर कांग्रेस इस बात को, हम जो भी हो जाए उसका तो और स्वागत करेंगे, लेकिन अगर सरकारें इसको नई पेंशन को ना अच्छा समझती, तो कांग्रेस सरकार ही केंद्र में थी वर्तमान समय में जब इसका निर्णय हुआ, प्रदेश में अन्य भाजपा सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार थी, लेकिन जो उसके रिजल्ट आए, जो उसका अनुभव हुआ, वो बिल्कुल खराब हुआ, ठीक नहीं हुआ। लेकिन सभी लोग उस समय कह रहे थे ये नई पेंशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इसके लाभ हैं, ये शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, लेकिन सरकार उसको लगाती थी, एम्प्लॉइज को लगाता नहीं था शेयर मार्केट में, ये सरकार के पास अधिकार था। और स्थितियां ऐसी बनी, कई तरह की देश में, केंद्र में, कभी बाद में अटल जी की सरकार आई, वो भी उसको लागू कर दी, कांग्रेस सरकार ने भी उसको ओके किया था, प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि इसका लाभ पुरानी पेंशन से खराब होगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आए तो 77,000, 80,000 रिटायर वाले व्यक्ति को 1700, 1400 पेंशन मिल रही है। आज की डेट में भी बहुत चीजें ऐसी हैं, पुरानी पेंशन में हमें 1 पैसे का अंशदान नहीं देना पड़ता था, आज की नई पेंशन में हमें 10% का अंशदान देना पड़ रहा। सरकार उस बात को समझ रही है आज की डेट में, तभी तो पहले 10 था, 14.5 किया, 14, 18.5 किया, तो अब ये नहीं है। लेकिन पुरानी से नई में अंतर तो है ही है, अभी सुधार की और जरूरत है इसमें, और इसके क्या परिणाम होंगे आगे ये भी देखना है। लेकिन जो पहले की स्थितियां थी उससे काफी सुधार हुआ है। तो आपकी बाकी कर्मचारी संगठनों से मिश्रा जी बात हुई होगी, कर्मचारियों से बात हुई होगी, क्योंकि आप कर्मचारी राजनीति में ही हैं, उनका क्या रिएक्शन है इसमें? क्या कोई आगे प्रतिक्रिया लेके आएंगे, सरकार की बात मानेंगे या कुछ एक्शन वगैरह लेंगे? नहीं, अभी कुछ इसमें नहीं, अभी उनका पूरा जारी होने दीजिए, अभी तो जारी नहीं हुआ है पूरा आदेश,
एक एक चीज पे स्पष्टी में काफी अभी थोड़ी कंफ्यूजन जो भी सोच है, जैसे हमने आपसे बताया था कि रिटायरमेंट में 80 साल के बाद, 85 साल के बाद, 90 साल के बाद 100 में क्या ये एक मुश्त क्या हमें बढ़ाएंगे, क्या करेंगे और इसकी क्या स्थितियां होंगी। अभी तक तो इसका रिजल्ट हमें सुखद लग रहे हैं, परिणाम ठीक लग रहे हैं। अगर ये 50% तो डीए ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, इस पे हम स्वागत करते हैं हम लोग इसका। ठीक है विजय दुबे साहब, आपको लगता है ये जो ऐलान है इसका सियासी फायदा होगा मोदी सरकार को चुनाव में? देखिए, जो मोदी सरकार का अभी जो रिएक्शन मिल रही है उससे तो लगता है कि भाई लोगों को इस बात का भान हो रहा है कि भाई हमको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाली जो स्कीम थी जो कि एनपीएस के रूप में लागू की गई थी, उससे लोगों को शेयर मार्केट की अनिश्चितता का एक बाजार भी होता है। दूसरी बात है, उनके हाथ में अपने पास कोई कंट्रोल नहीं था, वो सारा कुछ सरकार को ही करना था। और अगर उसके बाद लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा था तो ये नई स्कीम के तहत तो कम से कम सरकार सीधा सीधा रिटर्न दे रही है। लेकिन अगर इसको ओल्ड पेंशन स्कीम से जब कंपैरिजन लोग कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि साहब कि उससे और नई जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इन दोनों के बीच में गैप है और हमको पुरानी स्कीम में ज्यादा फायदा था। ये देखिए, ये कंपैरिजन जब इसमें यूनियन के लोग चाहे पॉलिटिकल लोग जब एंट्री करेंगे और जब इस प्रकार की चीजें खुल करके सामने आएंगी, जबकि इसमें चर्चा होगी काफी जैसे सोशल मीडिया पे या और प्लेटफॉर्म पे, तब इसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी और तब लोगों का मन बनेगा। और ये कहना कि अभी ये सुनिश्चित तौर पे कहा जाए कि साहब पूरी तरह से सरकार को इससे बेनिफिट होगा, तो ये अभी आने वाले कुछ समय तक इसका इंतजार करना होगा कि लोग क्या इस पर अपना मन बनाते हैं, कैसे इसको देखते हैं कि क्या उनके लिए सही मायने में ये स्कीम बेहतर है या कांग्रेस, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता या अनूप वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी पुरानी स्कीम बेहतर थी और उससे हम ज्यादा बेनिफिट दे रहे थे, और लोगों को ये लगता है कि भाई नहीं, ये पुरानी वाली स्कीम ज्यादा बेहतर। तो ये कंपैरिजन अभी होंगे, इसमें चर्चाएं बहुत हो रही है। कारण है कि अभी अभी इसकी घोषणा हुई है और लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है। जब तक क्लियरिटी नहीं आती तब तक लोग क्लियरली सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े नहीं होंगे, या अपने दिमाग को क्लियर करना होगा पहले सरकार को। दूसरी बात, कुछ और चीजें भी है, जैसे मान लीजिए तो केवल आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम्स की घोषणाएं की है, लेकिन और दूसरे सेक्टर्स जो हैं, भाई ये तो एक सेक्शन है जो आप जिस मतदाता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और जो लोग हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए क्या है सरकार के पास में? सरकार को तो ढेर सारी चीजों का जवाब देना है, क्योंकि सरकार के तो सारे मतदाता हैं, केवल एक छोटा सेक्शन जो सरकारी कर्मचारियों का वही नहीं है। ठीक है तपोज पाल जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी कर्मचारियों को तो चलिए आपने जो देना था दे दिया, उनको सैलरी भी पूरे जो है जिस हिसाब से मिलती है ठीक ही ठाक मिलती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें बहुत बड़ा वर्क काम करता है और वो लगातार जो है अनिश्चितता के भविष्य में जो है कहता है। हालांकि अटल पेंशन स्कीम एक अच्छी स्कीम है, 4 करोड़ लोग उसमें इनरोल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा दायरा है जो पेंशन जो राहत है, जो बुढ़ापे में जो सहारा है, उससे महरूम रह जाता है। इस पर सरकार को नहीं कुछ सोचना चाहिए? देखिए, यूनिफाइड पेंशन प्लान जो है इसमें इसकी भी व्यवस्था की गई है, इसीलिए इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। एक है सरलता की, विभिन्न पेंशन योजनाओं के बीच जटिलता को समाप्त किया जाए और कर्मचारियों को एक सरल पेंशन प्रणाली प्रदान की जाए जिससे वो सुचारू रूप से पेंशन उनको मिल सके। वित्तीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। यह योजना सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर उचित पेंशन मिले, जिससे कि उनकी वृद्धावस्था में तो बात हो गई है सुरक्षा बनी रहे। ये तो बात हो गई है। अभी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। उसी पे आ रहा हूँ जी सर, उसी पे आ रहा हूँ। समाज का लाभ संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को ये कवर करेगा। इसी कारण से ये योजना समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले, उसके आधार पे इसको तय किया गया है और इसके कई दूरगामी परिणाम भी है और इस पे कई इम्प्लीमेंटेशन अभी और करने बाकी भी हैं। और वो जब हो के पूरी तरीके से ये सामने आएगा तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उसमें भी काफी बड़े दिनों से ये एक डिमांड चल भी रहा था और उसी के चलते एनपीएस में इसकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि इनहेंस टैक्स बेनिफिट के तहत 80CCD 1B इसमें ये बेनिफिट्स को देने का प्रावधान था। लेकिन बाद में उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो एनपीएस करके अभी प्राइवेट सेक्टर के लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी यूनिफाइड जो पेंशन प्लान आया है उसके बाद
वो सारी चीजें एक साथ सरकारी और बिना सरकारी और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित, और प्राइवेट सेक्टर और सरकारी, ये दोनों इसमें इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे और वो एक यूनिफाइड पेंशन प्लान, इसीलिए इसको कहा जाए। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है अनिश्चितता है बहुत, भविष्य में जो है वो कभी भी निकाल दिए जाते हैं, और निकालने की बात ना भी करें तो पेंशन की जैसी कोई सुविधा उनको मिलती नहीं है। सरकार ने इसमें जो है आगे बढ़ कुछ सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए, और उसी का मैंने जवाब दिया था कि एनपीएस में ऐसी फैसिलिटी है, पेंशन प्लान ले सकते हैं, और वो कई प्राइवेट पेंशन प्लान्स भी हैं और गवर्नमेंट एलआईसी के भी पेंशन प्लान्स हैं, लेकिन उसमें सरकार का योगदान नहीं है ना, उसमें सरकार का योगदान नहीं है। सरकार का योगदान केवल ईपीएस में है। तो वो तो प्राइवेट स्कीम, वो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, वो तो फिर कोई अपने पैसे खर्च करके कुछ भी करे। चलिए अनूप वर्मा साहब, आपने सुना होगा किस तरह सरकार का पक्ष रखा गया है। आप लोग देखिए, ऐसा है जी, मेरा ये मानना है, चाहे वो पेंशन स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हो, उसमें जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, चाहे वो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनना चाहिए। पूरे देश की फिर जेपीसी बनना चाहिए। अभी वक्फ बोर्ड में जेपीसी जो है वो डिसीजन दे नहीं पाई है, फिर हर चीज में जेपीसी बना देंगे क्या आप लोग? जी, हर चीज में जेपीसी बननी चाहिए। अभी जेपीसी वक्फ बोर्ड में बनवाया आप लोगों ने, ठीक है, तब 3 बिल सरकार रोक चुकी है, अभी आप चाहते हैं यही फैसला रोक दिया जाए? अगर पूरे देश के लोग हैं, जेपीसी का प्रेसिडेंट तो सत्ताधारी दल का ही होगा, जो चेयरपर्सन होगा वो तो सत्ताधारी दल का ही होगा। वर्मा जी, बकायदा एक कमेटी ने, जो प्रोफेशनल कमेटी ने 1 साल तक रिसर्च किया है, वो कमेटी रिसर्च करके अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई है उसने, उसको सरकार ने मंजूरी दी है। अब इसमें दोबारा जेपीसी जरूरत क्या है? ठीक है, ऐसा है कि उससे जो है सभी वर्गों की बात जो है एक निष्पक्ष रूप से सामने आ जाएगी, और उसका सरकार के पास चूंकि बहुमत है, सरकार के पास ही चेयरमैनशिप रहेगी, तो उसमें ऐसी कोई सरकार को कोई दुविधा की स्थिति तो नहीं होनी चाहिए जेपीसी बनाने में। ये आपने नई मांग करके जो है जेपीसी बनाई है, अभी कर्मचारी राजी नहीं होंगे इसके लिए जेपीसी, और लटक जाएगा मामला। अब आप देखिए, अगर उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, कि जल्द जेपीसी को अपनी रिपोर्ट मतलब सीधा आप ये कह रहे हैं लागू मत करो? नहीं, लागू करने के लिए तो इन्होंने खुद ही कहा जनवरी में लागू करेंगे, अप्रैल में। अभी गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने जो घोषणा 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल 2025 से की है ना, तो मीनवाइल अगर उसमें कोई भी रिव्यू है, कोई भी संशोधन है, तो उसके लिए जो है फीडबैक ले लेना चाहिए, और जेपीसी के थ्रू लिए जाए तो वो निष्पक्ष रूप से सभी के आ जाएंगे। वर्मा जी एक कमेटी बनाई, उसने 1 साल काम किया, अपनी वेबसाइट जारी की, कर्मचारी नेताओं से बात किया, उनका फीडबैक लिया, इंटरनेट पे जो है लोगों से सुझाव मांगे, उसके बाद कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, सरकार को सौंपी, कैबिनेट ने मंजूर किया, उसके बाद आप कह रहे हैं फिर दोबारा वही प्रोसेस चालू किया जाए? ये तो पहले गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं हो गई? अभी आपने कर्मचारी संगठनों को सुना, कर्मचारी वो कह रहे हैं कि अभी हमें पूरी क्लैरिटी नहीं है, अभी हमें कुछ डाउट्स हैं। वो कह रहे हैं जियो नहीं आया अभी तक, अभी आदेश जो शासनादेश है उसके हर पॉइंट जब आ जाएंगे उस पर हम जो है विचार करेंगे, तब सही रिएक्शन देंगे। मोटा हम खुश है, ये कह रहे हैं वो। मिश्रा जी बता दीजिए इनको क्या कह रहे हैं आप लोग, जो साफ कह रहे जेपीसी को भेज दो। नहीं, भेजने नहीं, इसको लागू होना चाहिए। काफी लोग रिटायर हो रहे हैं, और जो भी है इसमें बैठ के, जैसे अभी संशोधन हुआ, आगे फिर संशोधन हो सकता है। अभी तो हम लोग डिमांड फिर करेंगे कि जो भी आदेश जारी होगा। वर्मा जी लागू होने दे नहीं रहे, देख लीजिए आप। अब वो जो भी स्थितियां हैं आज की डेट में, तो लागू होना चाहिए, क्योंकि डिले होता रहेगा, और जो रिटायर होंगे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों को। कर रहे हैं वो तो वैसे भी मिश्रा जी 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है, कह रहे हैं कि अभी बीच में बहुत समय बचा है, जेपीसी को भेज दो। नहीं, वो तो जाएगा तो और डिले होगा। सरकार है तो चाहती है कितना डिले हो। सरकार समय सीमा, जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देने की एक समय सीमा की बाध्यता उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। विजय दुबे साहब जरा एक विश्लेषण कर दीजिए इसका, क्या होगा इसमें? देखिए,
तो अनूप वर्मा जी ने एक नई बात जो कहती है भाई जेपीसी के थ्रू पहले से ऑलरेडी इसमें एक जेपीसी बन चुकी है, उसमें डिसीजन उसने दिया है, तब लोगों के सुझाव लिए हैं, कोई दो राय नहीं है। सारे संगठनों के कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने अपने सुझाव रखे होंगे, पब्लिक इन जनरल भी अपने सुझाव उसने रखे होंगे। तो इन सब चीजों को, और दूसरी बात जहां कहा जा रहा है कि कई देशों की स्कीम का अध्ययन करके इसको लाया गया है, तो ये असल में होगा ये कि इसमें नुकसान जो है, अगर मान लीजिए साल भर के अंदर चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई और अगर ये स्कीम को होल्ड कर दिया गया, तो जो कर्मचारी जो रिटायर होंगे उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी भाई, ये तो बताइए। मतलब ये चाह रहे हैं कि वो चुनाव में फायदा ना होने पाए किसी तरह सरकार को, हम रुकवा दें बस। नहीं, आपके रुकवा देने से कोई, देखिए फायदा नुकसान जो है वो जिसका हो रहा है वो पक्ष दूसरा है, वो तो कर्मचारियों का पक्ष है। उन्होंने तो ऑलरेडी सरकार के साथ में बैठ के इसको तैयार किया है, चलो ठीक है, चीजों को माना है। ठीक है, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।